बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग हमेश की नशिस्त का इत्माम है और आज हम समी आहूजा की समी आहूजा अफसाने के हवाले से बड़ा अहम नाम 60s के जो पूरा वो रहा है उसमें अफसाने पे के सिलसिले में समी आहूजा का अफसाने के सिलसिले में बहुत मुनफरिद नाम, अहम और मुनफरिद नाम, एक अलग तर्ज के अफसाना निगार, उनके हवाले से आज हम प्रोग्राम शुरू चिराग हमेश ने इसलिए भी प्रोग्राम रखा है कि बड़ा गहरा ताल्लुक था उनका मेरे वालिद साहब से और मोहब्बत का एक बड़ा गहरा रिश्ता था। अभी मैं गैर रस्मी नशिस्त उसमें यही का बात करी थी इरसा आहूजा से कि अ, बहुत मेरे और उनके वालिद की एक बहुत गहरी वो वाबस्तगी थी एक दूसरे से। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आज हम कर रहे हैं। आ, हमने हमने हमारी नस्ल ने तकसीम में जो फसादात हुए, लोग अपने अपने घरों को छोड़ के चले गए, क्या क्या हुआ वो तो बस सुने हैं, देखे तो नहीं आंखों से। और वो जब सुनते हैं तो अजीब सा लगता है। लेकिन अभी पिछले दिनों में जब हम ये सुनते हैं कि लोग अपने ही घरों से अपने ही यहाँ के लोग, अपने ही वतन के लोग, जड़ावाला में अपने ही लोग अपने अपने घरों को छोड़ के लोगों के, यानी आपस में लोग, जब आप इंसान से कोई आसेब बन जाए और डर के लोग अपने घर छोड़ के चले जाए तो फिर क्या हालात होते हैं। मुझे नहीं मालूम तकसीम में क्या सूरत हाल होगी, लेकिन इस वक्त जो हुआ इन चा इन अरसों में, और इसकी इसकी सूरत हाल अभी तक आज तक इसका जख्म है। और क्या हम इस बात के मुंतजर हैं कि हम अगले किसी वाक़े के लिए तैयार हैं, मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि जिसका सदभाव हो। पहला जिस दिन वाकया हुआ था, जब भी तभी तभी इस पर कोई अगर एक्शन होना होता तो हो जाता। लेकिन बदकिस्मती है कि हम अम, बिना किसी कानून के माशरे में रह रहे हैं। आ, इसका दुख बयान करना, मतलब अगर देखा जाए वैसे तो पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, सब पेट्रोल का रोना रोना है। लेकिन चर्च को जलाने के लिए, लोगों की इमलाक को जलाने के लिए पेट्रोल बिल्कुल महंगा नहीं हुआ है। खूब बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। इंसानियत किस तरफ, मतलब हम एक ऐसे माशरे में, एक ऐसे वैश्वी माशरे में रह रहे हैं जहाँ इंसान का इंसान से कोई एहतराम का ताल्लुक नहीं है, और वो लोग जो साथ रहते हैं वो एकदम अचानक आसेब बन जाते हैं। बिल्कुल। मैं मैं इस सिलसिले में आ, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम मजम्मत कर रहे हैं। मजम्मत तो हम अगले किसी, जब जब भी अगली बार जब होगा तो उसके लिए भी करनी पड़ेगी। आ, हम लिखने वाले अगर अपने अपने तौर पे इस चीज को एक मज़ाहिमत के तौर पे लें और उसको एक समझें कि ये गलत है, इस पे भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत भीड़ है। पता चल रहा है कि जी बहुत से दूसरे मामला चल रहे हैं, उसमें ये वाला मामला दब जाएगा, शायरों और अदीबों में भी, क्योंकि बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत से चीजें हो रही होती, तो उसमें मामला दब जाते हैं, दबा दी जाते हैं, यही पॉलिसी चल रही होती है। तो मैं अपने फोरम के उससे कहती हूँ कि अल्लाह करे हमारे अंदर ये ये तकलीफ महसूस होती रहे और हम इसको एक इसको आवाज उठाएं और इसको रेस करें और इस सूरत हाल पर जितनी भी मज़ाहमत कर सकते हैं करें। तो प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं। खालिद महमूद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आज के प्रोग्राम की निजामत जो कर रहे हैं वो राशिद जावेद अहमद साहब कर रहे हैं। राशिद जावेद अहमद साहब खुद अफसाने के हवाले से भी अहम नाम है, और खुद सभी और समी आहूजा से उनका एक बहुत गहरा दोस्ताना ताल्लुक रहा है। तो मैं राशिद साहब के हवाले आप कर रही हूँ। जी राशिद साहब, प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया अंजला जी। समी आहूजा से मेरी मुलाकात पाकरी हाउस में हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलास जो हैं उनमें हुई। उस ज़माने में मेरे बड़े दो अजीज़ दोस्त थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़, वो सेक्रेटरी हुआ करते थे हल्के के, और अख्तर काजमी जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो उन दिनों में समी आहूजा के साथ हमारी बहुत दोस्ती जो है वो हो गई। जहन्नुम जमा मैं, उनके अफसानों का पहला मजमुआ गालिबन उसी दौर में आया था। और फिर ये दोस्ती जो है इसमें अनीस नागी, सादत सईद और रशीद मिसबा, ये हमारी एक टुकड़ी बन गई थी। हम अक्सर वहाँ बैठा करते थे। आज उनके अफसानों के हवाले से आपने एक जो प्रोग्राम रखा चिराग हमेशनी में,
وہ بہت ضروری تھا۔ بہت سے اہل قلم جو ہیں انہوں نے سمیع اہوجہ کے افسانوں کی نثر کو مشکل اور گنجلک قرار دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان افسانوں میں جو روایات، تاریخ، فلسفہ، شاعری، حتیٰ کہ سیاست کی بھی آمیزش ہے، وہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم مزید مطالعہ کریں اور پھر سمیع کے افسانوں کو سمجھیں۔ اور یہاں ہم سمیع کے افسانوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کی جو ہے افسانہ نگاری، اسی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس شرکاء ہیں گفتگو کے لیے، ان میں گزارش کروں گا سب سے پہلے جناب خالد محمود سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ جناب خالد محمود صاحب، خالد صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ نظر تو آ رہے ہیں۔ جی موجود میری ہیں، آواز ان آ کا رہی ہے اب مائک تک؟ آ رہی ہے۔ جی 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 خالد صاحب۔ سمیع صاحب سے ملاقاتیں تو رہی ہیں لاہور میں بھی، گجرانوالہ میں بھی، اور ان کے فکشن کا تقریباً 2008-9 سے میں باقاعدہ ریڈر رہا ہوں، اور گھر پہ بھی ان سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں۔ تو میں پہلے ان کی برسی کے اوپر میں نے ایک رائٹ اپ لکھا تھا، اگر اجازت ہو تو میں پہلے آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر بعد میں اس پہ اگر وہ زیادہ طویل نہیں تو ضرور سنا دیجیے۔ نہیں زیادہ طویل نہیں۔ میرے رائٹ اپ کا عنوان تھا سمیع اہوجہ افسانے میں تاریخی شعور کا محافظ۔ گجرانوالہ کے شاعر اکبر حمیدی کی پنجابی غزل کا ایک شعر ہے، ٹر گیا سیریاں والا، کھلری رہ گئی کھٹ۔ انسانیت سے بے پناہ محبت کرنے والا اگرچہ آج فزیکلی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر اس کے فکشن کی پھلکاریاں اور موزیک ہمارے سامنے کھلری کھٹ کی طرح موجود ہیں۔ ہمیں الیکٹرانک میڈیا کی تلقین رسیدہ یلغار اور انڈیوسڈ نیشنل ایمنیزیا سے اگر کبھی فرار نصیب ہوا، یا ہم نے اپنی شہری زندگی پر امٹتے ہوئے سیلولر فون کی سگنل سٹرینتھ سے بغاوت کر کے تنہائی کے چند گوشے چرا لیے، تو شاید ہم سمیع اہوجہ کے گوندے ہوئے فکشن کی چاشنی چکھ کر اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی ہمت پیدا کر سکیں۔ 28 اپریل 1936 کو جب سمیع اہوجہ کا جنم ہوا، تب بظاہر ہمارے بیدار مگر حقیقت میں بے دخل بر صغیر کو در حقیقت ایک بین الاقوامی استعماری بندربانڈ کے ذریعے ایک نئے سراب اور چھل میں جھونکنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کرمیا، جس پر 2014 میں روس نے تاتاری مسلمانوں پر تسلط جمانے کی خاطر قبضہ کر لیا تھا، اسی کے شہر یالٹا میں 4 سے 11 فروری 1945 تک روزویلٹ، چرچل اور سٹالن نے جنگ عظیم دوم کے بعد کے عالمی منظرنامے کی کانٹ چانٹ کی تھی، جس میں جاپان سے ہتھیار ڈالنے کی پیش بندی کی غرض سے روس کو بحر الکاہل کے تھیٹر میں انٹری دی گئی تھی، اور بدلے میں اسے منچوریا اور سکھالین کا علاقہ دے دیا گیا تھا۔ تو معزز ساتھیوں، یہ تھے وہ عالمی حالات جس میں سمیع اہوجہ لڑکپن کی حدود میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت اجتماع ضدین میں مطابقت پذیری اور پھر اس میں مذہبی تقسیم کے عمل کو پھوٹتے ہوئے دیکھ رکھا تھا۔ سمیع اہوجہ کے لاشعور کی تعمیر میں انسانیت سوز مناظر کا بایوسکوپ نہ صرف مسلسل چلتا رہا، بلکہ ایسے دلخراش تجربات کے بل بوتے پر نت نئی ریشہ دوانیوں کا پردہ بھی چاک کرتا رہا ہے۔ میری آجزانہ رائے کے مطابق بین الاقوامی استعماری بندربانٹ اور ہندوستان کی تقسیم اور ادھیڑ بند میں پروان چڑھا سمیع اہوجہ کا یہی لاشعور آگے چل کر ان کی تخلیقی سفر میں ہمیشہ نگران رہا ہے۔ آج صرف سیاسی تقسیم اور تقسیم پر نہیں اٹکی رہی، بلکہ صدیوں کی مسافت اور تجربات کی ریاضت میں ڈالا تاریخی شعور اور طبقاتی تقسیم کی تفہیم مارکس کے متون کی روشنی میں ہمیشہ آگے بڑھتی رہی۔ حالات کیسے بھی رہے ہوں، سمیع اہوجہ نے اپنے قبیلے کے دیگر عالمی مصنفین، مزدوروں اور سیاسی کارکنوں اور ہم نفسوں کی سنگت نہیں چھوڑی۔ ان کا تخلیقی سفر اس کرۂ ارض پر سفر وسیلہ ظفر کی گٹھالی میں پک کر کندن میں ڈلتا رہا ہے۔ سمیع اہوجہ کے نظریاتی اور احساساتی پیش رو
अमरीकी मुसन्नफ जॉन स्टाइनबेक ने ग्रेट डिप्रेशन के दौर में अपने क्लासिकी नावल ग्रेप्स ऑफ रैथ के 25 में ये लिखा था, कोट, देयर इज अ क्राइम हियर that goes beyond denunciation. There is a sorrow here that weeping cannot symbolize. There is a failure here that topples all our success. The fertile earth, the straight tree rows, the sturdy trunks, and the ripe fruit, and the children dying of pellagra must die because profit cannot be taken from an orange. And coroners must fill the certificates, died of malnutrition, because the food must be forced to rot. And in the eyes of the hungry, there is a growing wrath in the souls of the people. The grapes of wrath are filling and growing heavy for the vintage. इसी तरह से 20 पैराग्राफ्स उनके हम ख्याल आलमी अदब के कबीले से पढ़े जा सकते हैं जो समी की आलमी इदराक से गहरा तलाज़मा रखते हैं, बशर्ते के पढ़ने का शौक़ हो या माजी में कभी रहा हो। अगर कभी समी हुजा के फिक्शन की किरत से गले मिले तो आपको हैरत होगी इंसान दोस्ती के एहसासात और अफकार की धारों में समी हुजा भी आलमी अदब और उर्दू ज़बान के मशाक शनावर हैं। इंसानी दुख भोगने में भले अमली जोला की आदमी में दरिंदा हो या H.G. वेल्स की एन वेरोनिका, रॉबर्ट ट्रेसल की द रैगड ट्राउजर फिलांथ्रोपिस्ट हो या अपटन सिनक्लेयर की द जंगल से लेकर रिचर्ड लिवेलन की हाउ ग्रीन वाज माय वैली और उर्सुला क्रॉम्बल ले गुइन की डिस्पोजेस तक वो अपने कबीले के आलमी एहसासात और कथा से मुसलसल जुड़े हुए हैं। वारिस शाह के किस्सा हीर में हीर चनाब के पानी में मोरी मच्छी वांग अपनी सखियों के जुर्मट से जुड़ी भी रहती है और एक लंबी गोताखोरी के बाद रांझे तक जा राजो नियाद भी कर आती है। बिल्कुल इसी तरह पर कठिन दौर में समी हुजा आलमी अदब की गोताखोरी से भी सैराब होता रहा, मगर कभी भी अपनी लोक दानिश और लोक लहर से जुदा नहीं हुआ था। वंगी के लिए गुमशदगी का इश्तहार से एक अफसाने का मुहूर्त मलाजा फरमाएं। कंपनी साहब बहादुर के लादू खचरो, बाढ़ को मत रोको वरना। आप अपने खौफ का आलम तो देखिए कि मैं आपके कटहरे में पाबजोला खड़ा हूँ और आपकी हरासा तजस्सुस लबरेज आंखें मेरे हलकूम में पेवस्त और चाहती हैं कि उज़रदारी सुने बगैर ही मेरा टेटवा दबा दें। लेकिन याद रहे ये सिपाह के जलों में उस्तवार अदालत आपकी है और मुनसिब भी आप हैं। दलाइल के मानने ना मानने का इस्तेहकाक भी आपके कलम की जुम्बिश से पेवस्त बरहनगी की उरियां शाबत निचोड़ते उरियां झूठ टपकाता है और एक ज़मान से लगाई जाती फर्द जुर्म के बल मैं आपका मुजरम गद्दार, लेकिन आज सदियों के बाद मुझे हक सफाई अता हुआ। ये कोई आपकी रहमदिली का बल नहीं, ये तो हमारी साई मुसलसल का बल है। बदकिस्मती से नौआबादियाती माजरत खाहों की तसनीफ करदा तारीखों की मिलावट शुदा निसाबी किताबों ने नौआबादियात के इस्तेहसाल, बत्ताखोरी और कत्ल आम को दफन करने की पूरी कोशिश की है। अगरचे समी हुजा का फिक्शन बज़ाहिर मुश्किल मगर आलमी तबार से मुतवाज़े है, लेकिन आम जो हमारे कन्फॉर्मिस्ट रीडर्स हैं और हमगीर कारीन के लिए बहुत ज़्यादा तरमीम शुदा मालूम होगा। हकीकत में वो अपनी कहानियों को ऐसे मुनफरद नमूनों में बनता है कि मसक शुदा और बिखरे हुए वाक़यात दबीज़ दीवारों में बदल जाते हैं। उसके लंबे लंबे और उलझे हुए जुमले कभी भी इस वक़ूए और इस से गुजरने वाले फ़र्द की गैर इंसानी अजियत और दर्द की अक्कासी करने में नाकाम नहीं होते। आलमी मेयार की शराबों के माहिर की तरह उसकी लुगत में नामियाती लोकेशन, पहेलियों और मुहावरों के तशबीहाती इंतखाब की खुशबूदार पाटपूरी और मुरक्का दिखाई देती है। ये उनका खालिस्तन गैर मुनाफा बख्श जज्बा है कि वो उर्दू के क़ारीन को तारीख़ी तौर पर गैर मिलावट शुदा तबाहियों पर मबनी मज़का खेज़ ताल और गीत पर मबनी अफसानवी कहानियों से बाखबर रखते हैं।
وہ ہاورڈ زن اور اولیور سٹون کی طرح اپنے افسانوں میں مقامی لوگوں کی تاریخ کی ان کئی کہانیاں بیان کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس نے اپنا منفرد فارمیٹ اور زبان ایجاد کی ہے. اگر کوئی قاری سمیع اہوجہ کے افسانوں میں کنفارمسٹ پروز کا مزہ لینا چاہتا ہے تو اسے بہت مایوسی ہوگی. سمیع اہوجہ کے فکشن میں کوئی بھی شخص اپنے تاریخی اور جدید شعور میں سیاسی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی واقعات کی جڑیں آسانی سے تلاش کر سکتا ہے. انسان ہی سمیع اہوجہ کے افسانوں سے اسارے گئے موزیک کا گچ اور رنگ و روگن ہے، خاص طور پر وہ انسان جن کو ہمیشہ لٹیروں، غاصبوں اور غیر ملکی حملہ آوروں نے لوٹا اور قتل کیا تھا. انہوں نے معروضی طور پر فلسطین، لبنان، افریقہ، ایران، افغانستان، بنگال اور پنجاب سمیت اسلامی ممالک کی ہنگامہ خیز حالات پر توجہ مرکوز کی ہے. ان کا تخلیقی مادہ ایک سورمے اور سمراٹ کی دیدہ دلیری سے لبریز، غیر جانبدارانہ مطالعہ اور تاریخ، فنون لطیفہ، اسلامی تصوف اور متنوع تہذیبی رجحانات کی تنقیدی آمیزش سے تشکیل پاتا ہے. میں ذاتی طور پر ان کی 2 کتابوں رونمائی میں ضم ہونے کا مجرم اور نادرن کمانڈ اردو افسانے اور کہانیوں کے شائقین کو ضرور پڑھنے کا مشورہ دوں. یہ کہانیاں خواب آور نہیں ہیں، آپ کو جھنجھوڑتی، نچوڑتی، بیدار کرتی اور بلکتی کرلاتی کتھائیں ہیں. یہ افسانے اور کہانیاں ان عام لوگوں کی بپتا سے جڑی ہیں جن پر جسمانی اور ذہنی طور پر حملہ کیا گیا تھا. تمام ذرائع سوچ، تقریر اور لوگوں سے محبت کی آزادی سمیع اہوجہ کی حقیقی جستجو اور کوششیں ہیں. فرانس فینن، ایمی سیزیر، داوئی ناروجی، ایڈورڈ سعید، باری علیگ، چنوا اچیبے، گایتری سپیوک اور نینسی فریزر جیسے انسان دوست آزاد مفکرین کی روحیں سمیع اہوجہ کے افسانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ چلتی ہیں. بہت شکریہ جی. یہاں پہ یہ رائٹ اپ ختم ہو گیا. جی بہت شکریہ جناب خالد محمود صاحب. آپ نے ایک بہت پرمغز اور بہت خوبصورت مقالہ پیش کیا ہے. سمیع اہوجہ ایک باکمال افسانہ نگار کے طور پر معروف ہوئے تھے، اور اسی وقت جب وہ لکھ رہے تھے اسی دور میں وہ معروف ہو گئے تھے. ان کے فکشن کو سمجھنے کے لیے مزید مطالعے کی ضرور ہوتی ہے. یہ بات بھی کسی ادیب نے اس وقت بھی کہی تھی. تو جب میں نے سمیع سے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے وہ اپنی اینک سے گھورتی آنکھوں کے ساتھ مجھے کہا کہ یہ لوگ سہل پسند ہیں، یہ تھوڑی محنت نہیں کرتے. تو آج ہمارے سامعین ناظرین میں موجود ہیں گفتگو کے لیے جناب عبد الوحید صاحب. تو میں اب گزارش کروں گا جناب عبد الوحید صاحب سے کہ وہ سمیع کے بارے میں ہمیں بتائیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے اور کیا اسیسمنٹ ہے. جناب عبد الوحید صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی 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 آ رہی ہے بھائی صاحب. اچھا، سمیع اہوجہ صاحب سے جو میرا پہلا تعارف تھا وہ رشید مصباح صاحب نے کروایا تھا. ویسے میری ان سے ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی، لیکن جو میرا بھائی صاحب تھوڑا سا اگر آپ لاؤڈ بولیں تو آواز کلیئر ہو جائے گی. اب آواز آ رہی صحیح؟ جی آپ مائک قریب کر لیجیے. جی جی مائک میں نے قریب کر دیا، معذرت جی. اچھا، سمیع اہوجہ صاحب سے میرا جو تعارف کروایا تھا وہ رشید مصباح صاحب نے کروایا تھا. اور میری جب پہلی کتاب آئی افسانوں کی تو قبل از مسیح کوشچن مارک آ گیا، تو اس کی ایک محفل رکھنی تھی، اس کی تقریب رونمائی تھی. تو رشید مصباح صاحب نے کہا جی کہ اس اجلاس کی صدارت سمیع اہوجہ صاحب سے کروائی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اس عہد کے سب سے اہم ترقی پسند افسانہ نگار ہیں. اچھا، اس وقت میں پھر سمیع اہوجہ صاحب کو کتاب دینے ان کے گھر گیا، اور وہاں پر سمیع اہوجہ صاحب کے ساتھ ایک طویل نشست رہی. اس طویل نشست میں مجھے احساس ہوا کہ جس طرح میں باقی افسانہ نگار احباب سے ملتا ہوں، سمیع اہوجہ صاحب اس طرح کے افسانہ نگار نہیں ہیں.
بلکہ ان کا سیاسی، سماجی، تاریخی شعور کسی بھی اہم دانشور سے زیادہ ہے، جو کہ بہت یونیک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر اب یہ چلن چل پڑا ہے کہ اگر آپ تنقید میں یا فکشن کے اندر اپنا جو کہانی بیان کرتے ہوئے اگر آپ کوئی سماجی تجزیہ یا تاریخی تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کرداروں کے توسط سے، تو ہمارے یہاں پر اب ایک ایسی لوٹ نقاد کی آ چکی ہے جو کہ فوری طور پر اس کو سنپ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ تفہیم کا معاملہ ہے، لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے، جدید فکشن یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی بات صرف کردار کے حد تک محدود ہو، سماجی پس منظر اس طریقے سے نہ آئے۔ لیکن سمیع اہوجہ صاحب جب اپنے افسانے میں بیان کرتے ہیں اپنا جو مدعا ہے، تو وہ اپنی بات کو کھل کر بیان کرتے ہیں اور کردار کے توسط سے، بلکہ میں تو ایک اور بات کروں گا کہ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ ان کے افسانہ جب آغاز ہوتا ہے تو ان کے افسانے کے آغاز میں ایک کردار آتا ہے، اور اس کردار کی ایک خاص طرح کی ذہنی حالت ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر موجود ہے، کسی محفل میں یا کسی جگہ پر کھڑا ہے، تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے میں اس کی مثال دوں گا، ان کی جو افسانوی ایک مجموعہ آیا متن کچھ گمشدہ، اس میں ایک افسانہ ہے گریٹ گیم کا بہی کھاتا اور۔ ہوں اب جو افسانہ ہے وہ ایک احمد غنائی نام کے شخص سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ترکمانستان ہے اس کی ایک تاریخی تجزیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ شروع میں جو احمد غنائی ہے اس کا ایک ذہنی جو بے چینی ہے وہ بیان کی، اور اس کے بعد ڈائیورٹ کر دیا ہے سمیع اہوجہ صاحب نے اس کے سماج کی، کہ یہ جو ساری بے چینی ہے یہ اس کے سماج کی دین ہے، اور اس کا سماج جو کہ بیکورڈ تھا، پھر اس سماج کے اندر روس کا عمل دخل آیا، اور اس سے اس علاقے کا جو ذہنی شعور بڑھا، اس کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا، اور اب صورتحال یہ ہے یعنی کہ 1990 کے راؤنڈ اباؤٹ کا اس میں تھوڑا سا تجزیہ بیان کیا گیا کہ جب وہاں کے لوگوں کو یہ پھول پکڑا دیا گیا جی کہ تمہارے ریسورسز کو روس لوٹ کر لے کر جا رہا ہے، اور لہٰذا تم اس کے خلاف آواز بلند کرو، اور لوگ رواں روی میں اس پروپیگنڈا کے زیر سایہ بھی آ گئے، اور اس کے بعد لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، اور اس کے بعد ان آئل ریفائنریز کے اوپر یا ان منرلز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ویسٹ کی کمپنیاں آ گئی، اور وہ بات جو اپنے قدرتی وسائل کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے شروع ہوئی تھی قومی آزادی تک کی، وہ بات پہنچتے پہنچتے چلی جاتی ہے سامراج کی طرف، کہ سامراج کس طریقے سے اپنے پنجے پھیلاتا ہے سماج کے اندر، اور کس طریقے سے اس سماج کے لوگوں کو جکڑ دیتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر جکڑ دیتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی ایسی جکڑ بندی کا شکار کر دیتا ہے کہ اس سے بیونڈ دیکھنا یہ جانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے اگزامپل دی ہے ان کے افسانے کی، کہ افسانے میں کردار آتا ہے ایک خاص کشمکش کے ساتھ، اور پھر پورا سماج آ جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ان کے جنہوں نے سمیع اہوجہ صاحب کو پڑھا ہوگا تارونی، وہ اس کی مثالیں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ابھی انجلا ہمیش صاحبہ نے بات کی جو ابھی ریسنٹلی ہماری اقلیتوں کے حوالے سے ہوا، جو پاکستان میں پرسوں چودھری ہوئی، تو اس سے پہلے بھی، اور اب تو ایک طرح سے ہمارے سماجی عمل کا یہ بات حصہ بن گئی ہے کہ ہر سال 2 سال بعد اقلیتوں کو ڈرایا جاتا رہے، اور وہ مختلف طریقے سے ڈرایا جاتا ہے کہ ہندو بچیوں کے ساتھ شادی کا معاملہ ہو، یا عیسائیوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا معاملہ ہو، یا ہندوؤں کو بھی مسلمان کرنے کا واقعہ ہو، تو ایک مختلف ہماری سماجی کیفیت کا بھی یہ حصہ بن گیا ہے۔ اچھا، سمیع اہوجہ صاحب اپنی جو کتاب جو ان کی ناردرن کمانڈ ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے تجزیہ کرتے ہیں مسلمانوں کی ذہنیت کا، جہاں پر اور بہت سے مدعے ہیں ناردرن کمانڈ کے اندر۔ میرا خیال ہے ناردرن کمانڈ ان کی باقی افسانوں کی کتابیں بھی بہت اہم ہیں، لیکن ناردرن کمانڈ مجھے کچھ ذرا تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے باقی کام سے ذرا تھوڑا سا زیادہ ایکسیپشنل ورک ہے، اس میں زیادہ ایکسٹرا آرڈنری
समाज का तजिया हमारे सामने उन्होंने रख दिया है। तो उसमें जो उन्होंने सैयद अहमद शहीद के हवाले से जो एक अफसाना, मुझे अब इस वक्त अफसाने का नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो सैयद अहमद शहीद के हवाले से जो बयान किया जनाब कि वो अंग्रेज की हुकूमत के दरमियान रह रहे हैं और उनको और उनके हवारियों को अंग्रेजों के साथ जहाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनको जो जहाद करने में दिलचस्पी है वो सिखों के खिलाफ है। अब सिख वो लोग थे जो कि उस वक्त अंग्रेजों के काबू में नहीं आ रहे थे। उनको जिस तरीके से वो प्लान करते थे और जिस तरीके से वो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिखों को हराना चाहते थे वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो भी फ्रेंच आर्मी से अपनी एक सपोर्ट लेते थे। तो उन्होंने एक अंग्रेजों ने एक मुसलमानों के जरिए ये प्ले किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी तारीख से भी कुछ नहीं सीखे कि हम एक डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, हम एक बात को लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस बात का असर क्या होगा और लोगों की इज्तिमाई नफ्सियात के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। अब इज्तिमाई नफ्सियात का ये असर हो रहा है जी कि दुनिया के अंदर जो हमारा एक इमेज जा रहा है वो बड़ा ही बुरा है। और समी आहूजा साहब अपनी मुख्तलिफ अफसानों के अंदर इस सोच को बयान करते भी हैं। जैसे नॉर्दर्न कमांड में ही जो कुछ रावलपिंडी में सिखों के साथ किया गया मजहब के नाम पर, और फिर रावलपिंडी से जो आगाज होने वाली सूरत हाल है वो किस तरीके से पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली, तो वो भी सामने रखी उन्होंने। और फिर जो हिंदुओं के साथ किया गया और जो बंटवारे के नाम पर किया गया, और फिर जो कुछ आगे से रिस्पॉन्ड में सिखों ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये समी आहूजा साहब ने इस मसले को भी बड़ी डिटेल से अपने अफसानों के अंदर रखा है, जहां पर उन्होंने कमर्शियलिज्म को, कंज्यूमरिज्म को खोल कर रखा, जहादी कल्चर को रखा कि जहादी कैसे पनपते हैं, उनकी आबियारी कैसे होती है। मतलब कुछ गुमशुदा में भी इस हवाले से अफसाने हैं, नॉर्दर्न कमांड में भी इस हवाले से अफसाने हैं। तो वो उन्होंने रखा है हमारे सामने। लेकिन अब मसले की बात ये हो गई है कि समाज हमारा बहुत ज्यादा जवाल पजीर है। समाज के लिए मवाद मौजूद है हमारे दानिश्वरों की तरफ से कि चीज़ों का इस तरीके से तजिया किया जाए, लेकिन एक ऐसी लॉट आ चुकी है यूनिवर्सिटीज। खैर आम हमारा जो तबका है वो तो पढ़ते ही है। अब अगर यहाँ पे राशि जावेद साहब बात कर रहे थे कि समी आहूजा साहब मुश्किल है या मुश्किल नहीं है, तो वो मुश्किल नहीं है। लेकिन अब बात ये आ गई है कि पढ़ने वाला तबका ही समाज के अंदर मौजूद नहीं है। अब पढ़ने वाला क्योंकि तबका समाज में मौजूद नहीं रहा, तो बात अब दानिश्वर की या अफसाना निगार की पहुंचना पहले से ज्यादा मुश्किल होगी। पहले पढ़ने वाला तबका एक मौजूद था। एक और इम्पैक्ट ये है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ डिग्री की हद तक महदूद हो गए। आप देख रहे बाकी है बाप के ऊपर जिस तरीके से काम हो रहा है, समी आहूजा साहब के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक ज्यादा जो इसमें प्रोफेसर हजरात होते हैं उनको जरा इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन मैंने ये देखा कि समी आहूजा साहब आखिरी वक्त तक अपनी सोच के साथ जुड़े रहे, अपने काम को करते रहे। इवन कि अपनी बीमारी के जो आखिरी जो उन्होंने साल गुजारे उसके दौरान भी उनकी किताबें आती रही। बल्कि मेरे इल्म में इरसा आहूजा साहबा के तवज्जो से मेरे इल्म में है कि उनकी अभी कुछ और किताबों का जो मवाद है वो अभी छपने को तैयार है। तो वो तो अपना काम करते रहे, वो इस हवाले से मायूस नहीं हुए। लेकिन समी आहूजा साहब से मुख्तलिफ मुबाहिस के दौरान ये अदराक बहरहाल मुझे होता रहा कि वो समाज के जवाल पजीर होने का मुकम्मल अदराक रखते हैं। और उनको इस बात का इस तरीके से भी एहसास था कि ये लोग अभी इस तरीके से लर्न नहीं कर रहे जिस तरीके से लर्न करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो मेरे साथ भी ये बात करते रहे कि हमें अपना इनपुट समाज को देते रहना चाहिए। अगर ये इनपुट नहीं जाएगा मायूसी छा जाएगी। इंटेलेक्चुअल तबका भी अगर मायूसी का शिकार होके अपना काम करना छोड़ देगा, बात करना छोड़ देगा, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे हमारे समाज के बहुत सारे जो ज़हीन अफराद हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा चुके हैं। बाहर छोड़कर मुआश के चक्कर में जा चुके हैं, या जकड़बंदियों की वजह से जा चुके हैं, या हमारे जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले बाहर जा चुके हैं। तो वो भी एक तरह का सेटबैक सोसाइटी को है। लेकिन बहरहाल जो बाहर है वो अपना किसी ना किसी वाले से काम भी कर रहे हैं।
تو سمیع आहूजा साहब का आखिरी वक्त तक जो मैंने महसूस किया वो एक मैसेज यही था कि अपना काम हमें करते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी रियलाइज करता था उनसे बातों के, आज के वक्त के जो टूल्स हैं उनको भी देखना चाहिए, और बदलते हुए जो नजरियात हैं, जो ख्यालात हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। अपनी किसी खास आइडियोलॉजी पर उस तरीके से रिजिड होकर बैठ जाना ये भी कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। तो ये कुछ मेरे एहसासात थे जिनका मैंने इजहार किया जी समीर आहूजा साहब से। तो प्लीज जो दोस्त बात को आगे बढ़ाना चाहते तो वो बात करें। शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब। बहुत उम्दा, बहुत आपने बहुत उम्दा। दुरुस्त कहा कि समी आहूजा पे वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और आजकल तो मुझे नहीं उम्मीद, बल्कि शायबा तक नहीं कि कहीं होगा एमफिल में कोई मकाला लिखा जाए या पीएचडी के लिए कोई मकाला लिखा जाए। वो इसलिए कि कौम जो है वो अब बहुत ही ज्यादा सहल पसंद हो चुकी है। अब पकी पकाई और रेडीमेड का जमाना है। तो वही बात समी वाली के, ये लोग सहल पसंद हैं। कोई मेहनत करे और अपने शागिर्दों से करवाए मेहनत तो फिर ही वो सही इंसाफ कर सकता है। अभी आप समी के अफसानों के किरदारों के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि उनके किरदार जो थे अफसानों के और उनकी जो तहरीर थी उसमें कोई तजाद बिल्कुल हरगिज कहीं नहीं था। वो समाजी और तहजीबी उलझाव जो है उसको तारीख के तनाजर में देखते थे, और ये एक ऐसा दर्द था जो वो महसूस करते थे और फिर उसके बाद वो उसको हमारे सामने पेश कर देते थे। आज खुशकिस्मती से अनीस नागी के फर्जंद जनाब दानियाल नागी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अपनी यादों में से हमें हमारे साथ शेयर करें। जी जी सर, दानियाल नागी साहब। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, अब आपकी बातें सुन के, आई एम नॉट अ लिटरेरी पर्सन, मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन बहरहाल पुरानी बातें काफी मुझे याद आ गई। अंकल समी से अब्बू की दोस्ती पुरानी 60s से थी, लेकिन गालिबन ये कुछ 70s के एंड में ईरान से आए थे वापस। ही वॉज सर्विंग इन ईरान समवेयर एज एन इंजीनियर, और ये वापस आए तो फिर रेगुलर नशिस्तें, वो माल रोड पे हमारा घर था, गंगाराम मेंशन में, रीगल सिनेमा के पास ही करके, तो वहां रेगुलर नशिस्तें होती थी इनकी अब्बू के साथ, काफी डिटेल थी। अच्छा, जो मुझे याद पड़ता है कि मेरा काम इन लोगों को, इन सारे दीपों वाला को चाय शाय बना के लेट नाइट सेशंस जो 1:30 1:30 2 बजे तक चलते थे सर्व करना होता था, तो आई यूज्ड टू सिट विद देम आल्सो। तो अंकल समी से मेरी खास दोस्ती हो गई थी। तो मुझसे एक दिन पूछते थे कि तेनू कोई ईरान के बारे पता है? मैं कहा नहीं अंकल, मुझे स्टूडेंट मुझे कुछ नहीं पता। देन ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ईरान एंड हाउ दे टॉर्चर्ड हिम देयर एंड हाउ दे मेड हिज लाइफ वेरी डिफिकल्ट। गालिबन कोई ईरानियन पुलिस सवाक तवाक के नाम से थी, एंड हाउ दे टॉर्चर्ड हिम देयर। तो वो उन्होंने मुझे पूरी डिटेल कहानी सुनाई थी, अभी भी मुझे याद है, विच आई विल नॉट लाइक टू नरेट, इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट, कि उनको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए और मारा इशारा ये वो। उसके बाद सेकेंडरीली इनके साथ था कि अब्बू के साथ काफी दोस्ती थी, तो ये लोग बैठ के ना, दे यूज्ड टू डिस्कस आइडियाज, जो आपने अभी बातें की है ना, कि अब वो लोग उस तरह की बातें नहीं करते, लोग पकी पकाई जाते हैं, लिटरेचर में मिल जाए। ये हमारे डॉक्टरी में भी इस तरह ही हाल है, यही डॉक्टरी में भी यही हाल है, इट्स नॉट डिफरेंट। लेकिन ये लोग थे जेन्युइन किस्म के लोग। जो 60s की जनरेशन थी, दे डाइड विद देयर नजरियात, दे टुक देम टू द ग्रेव, और चेंज आखिरी वक्त तक नहीं हुए थे। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ, मेरे वालिद के वो मिलने वाले दोस्त वगैरह थे, आखिरी वक्त तक इनकी जो सोच पहले दिन बनी थी, इट स्टेड ऑन टिल द एंड, कंप्लीटली टिल द एंड, एंड दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द करंट। ना उन लोगों को पैसों ने कोई इतना अट्रैक्ट किया, ना कोई जिस तरह आजकल माहौल है, ये पैसे में रिश्वत खा जाना है, इस तरह के चक्करों में पड़े। जो इनके जहन में था, basically they were all, what I will say, they were socialist minded सारे, लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन थी इन सबकी। तो ये अपने नजरियात को अपने एंड तक इन्होंने रखा है। उन नामों में जो मुझे याद पड़ता है, काजी जावेद साहब थे, एक प्रोफेसर जिलानी का अमरान थे, अनवर सजाद अंकल थे, अब्बू थे, समी अंकल थे,
اور افتخار جالب صاحب تھے. یہ لوگ بڑے ریگولرلی ہمارے گھر اکٹھے ان کی میٹنگز ہوتی تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو لسن ٹو دیم. They were just discussing ideas. I never heard anything worldly from their mouth. They were all the time ideas, literary باتیں کریٹ کرنا. آپس میں ان کی ادبی لڑائیاں ہو جاتی تھیں, لیکن وہ that was just part of the normal sensitive man's approach towards life. لیکن یہ ہے کہ انکل سبھی مجھے پھر آخری دفعہ ملے تھے ابو کی ڈیتھ پہ 2010 میں. He could not walk in those days. تو یہ ان کو میں کار میں لے کے آیا تو مجھے کہتے ہیں یار ڈاکٹر تو میرے گوڈیاں نو علاج کر کے اس طریقے نال میں چلن دے قابل ہو جاواں تے میں مس کرتا سارا کچھ. یہ لوگ سارے ٹی ہاؤس بڑا ریگولرلی آتے جاتے تھے اس زمانے میں ٹل 70s 80s and 90s. سو آئی تھنک ان کا اڑنا بچھونا وہی ٹی ہاؤس, ایوننگ سیشنز, ڈسکسنگ آئیڈیاز اینڈ کریٹیوٹی تھا. میں تو سر یہی عرض کروں گا ہی واز اے ویری ونڈرفل مین. میری ان سے پرسنل دوستی ایک قسم کی تھی اپنے ابو کے دوست کے طور پہ. تو وہ بڑی مجھ سے گپ لگاتے تھے بیٹھ کے, ادھر ادھر کی باتیں ساری کی ساری. they were all creative work. کوئی ایسی مطلب کہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگوں کا دیکھو حال کیا ہے. اور مجھے ایک دفعہ پڑھا کہ تم نے قرآن الحکیم پڑھا ہے. میں کہا جی وہ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں تھوڑا بہت ہم پڑھ رہے ہیں. کہتے نہیں یار انہوں نا تو اردو ہی پڑھ, قرآن شریف تو اردو ہی پڑھ, تینوں پھر سمجھ آئے گی ساری گلاں. میں کہا جی ضرور مطلب but that's بس ویگ سے مجھے آئیڈیاز ہیں پرانے, لیکن یہ ہیں کہ he was a very fine gentleman, very very fine gentleman. That's all I will say. جی بہت شکریہ دانیال ناگی, آپ نے بڑی قریب کی باتیں ہمیں بتائیں. ٹی ہاؤس میں میری اکثر رہتی تھی. ہم حلقے کا اجلاس تو اتوار کو ہوتا تھا, لیکن ہم دوسرے تیسرے دن چلے جاتے تھے, یا ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سمی آ رہے ہیں تو ہم ضرور وہاں پہنچتے تھے. اب سمی آہوجہ کے بارے میں جو میں نے پڑھے, ان کے افسانے اور ان کی 2-3 کتابیں جو ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہیں, اور ان کے ساتھ تو ہماری گفتگو بھی ہوتی رہتی تھی. اور انہوں نے جو اپنے افسانوں میں اساطیر کا ذکر کیا ہوا ہے, ان کو استعمال کیا ہوا ہے, برتا ہوا ہے, وہ بالکل اس کا تناظر بھی بالکل نیا ہے. کسی نے اس طرح سے اساطیر کو اپنے عہد اور سماج کی صورتحال جو ہے اس میں ڈھال کے جو ہے وہ پیش نہیں کیا. تو اس حساب سے بھی ان کا جو ہے ایک منفرد اسلوب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فکشن کی تاریخ جو ہے وہ سمی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اب ہمارے جو تھے میرا خیال ہے سعادت سعید صاحب تو نہیں آ سکے اور سلیم شہزاد بھی نہیں آ سکے, تو میں گزارش کروں گا حاضرین میں سے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں, بلکہ ضرور بات کریں, جو بھی بات کرنا چاہیں سمی کے بارے میں, ہم ہمتن گوش ہیں. جی ڈاکٹر صاحب عرصہ ہے ان کی بیٹی, ان سے ضرور جی بات میں کر ان لیں. سے میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کوئی حاضرین میں سے ٹھیک ہے, بات کر لیں, ٹھیک پھر میں ان سے بات کرواتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی. جی انجلا جی آپ بات کیجیے. ابھی گفتگو ہوئی سمیع آہوجہ کے افسانوں پر. اچھا, میرا تو اس طرح سے ایک محبت اور لحاظ اور احترام کا تعلق ہے کہ سمیع انکل اور ابا کی بہت باتیں ہوتی تھی, بہت دیر تک گفتگو ہوتی تھی فون پر. اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں تھا, اس زمانے میں تو ایسے ہی نمبر تھے. تو وہ بہت میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کرتے رہتے تھے, اور ہم سوچتے تھے کہ کیا بات چل رہی ہے, کہ وہ بہت دیر تک باتیں ہوتی تھی ان دونوں کی. اور تشکیل جو ہمارا رسالہ نکلتا تھا اس میں سمیع آہوجہ صاحب کی تحریریں کا افسانے بھی شائع ہوئے, اور خود سمیع آہوجہ نے ہمیش نظمے میں اپنا ایک مضمون بھی لکھا ہمیش نظمے کے حوالے سے ابا کی تحریروں میں. تو یہ ایک بہت ایسا تعلق تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2013 میں, تو سمیع انکل نے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا مجھے اپنے یار کے جانے کا بہت دکھ ہے, اور
मैं क्या कहती हूँ उनसे, बहरहाल वो एक मरना ऐसा था कि मैं खुद इतनी उस वक्त अपने आप को समेटने में की कोशिश कर रही थी। और फिर कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि समी अंकल तब की तबीयत खुद खराब रहने लगी है। और बहुत अरसे तक उस जमाने मेरा इरसा से रब्ता हुआ था। अ, 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 बहुत अरसे तक मुझे मतलब मुझे पता चला कि बहुत अरसे तक वो एक बार शायद बात करने की उन्होंने, मतलब वो बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शायद मुझे मेरी इरसा ही ने उनको फोन दिया था कि इंजला अहमद मेरे शाह की बेटी है। तो मुझे एक चीज जो हो रही थी कि एक शख्स जो बहुत देर तक बातें करता था वो बात नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसा तकलीफ दे जिससे इरसा और उनके घर वाले गुजरे होंगे। क्योंकि बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यार करने वाले आदमी थे। उनके अफसानों पे गुफ्तगू हुई। आ, खालिद महमूद साहब ने भी की, अब्दुल वहीद ने भी की। बात यह है कि अफसानों के सिलसिले, हाँ ये बात भी अपनी जगह है कि समी आहूजा के अफसानों पर जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से अभी तक नहीं हुआ है। और अगर हम समी मतलब उसका हक अदा होना चाहिए, क्यों क्यों नहीं हो रहा, क्या हुआ है। एक तो ये बात अपनी जगह कि अदब अदबी अदबी जो एक वो है, हम आज बैठे हुए ना एक साथ इकट्ठे बैठे हुए, कुछ लोग बैठे हुए, अगर अगर लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि मजमुई सूरत हाल ये है कि बहुत सहल पसंदी हो चुकी है। अब वो सारी चीजें अब आप कोई तहकीक का काम भी करें तो आपको जो तहकीक का काम कर रहा होता है उसको भी अच्छी तरह समझाना होता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे की करेगा। तो फिर वो समी आहूजा या अहमद दनेश या डॉक्टर नूरजात जैसे अफसाना निगारों को कैसे समझ सकता है, ये बात अपनी जगह है। समी आहूजा के अफसानों का ये बात जो की जा रही है कि समी आहूजा के अफसानों का इबलाग बहुत मुश्किल होता था। इसमें ये बात ये है कि समी आहूजा के एक तो लिखने वाले की अपनी एक वो होती है, जो जिस तजुर्बे और जिस मुशाहिदे से वो गुजर रहा होता है वो उस तक कारी का पहुंचना। क्योंकि अफसाना का अमल कुछ ऐसा है कि वो एक अफसाना लिखना कुछ शायरी की तरह बाज दफा उस तरह नहीं होता कि कहीं ना कहीं शायरी फिर भी आसान हो जाती है। अफसाने का अमल होता है कि बहुत जहानत से लिखना होता है। जैसे कि अभी दानियाल साहब ने बताया कि सहवाग के का जो एक वो था ईरान का, उसमें ये मेरे वाले साहब से भी उनकी बातें होती थी, बिल्कुल उस अजाब से भी मियाऊजा गुजरे हैं। ये मेरे इल्म में भी रहा क्योंकि अब्बा से जब उनकी गुफ्तगू होती थी और कहीं शायद तहरीर में भी ये बात लिखी गई है मेरे अब्बा ने, तो वो उसका मुझे अंदाजा है। तो फिर आप फिर जब वो चीजें अफसानों में आती हैं, फिर वो सारे मराहल जब लिखे जाते हैं, माशरे की जो एक्सट्रीमिज्म है वो लिखी जाती है, तो फिर उसको समझने के लिए कारी को कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा तो ये हाल है हमारे उसमें क्या कि चलिए हम जो नए जो जो बात की नस्ल है वो इस्तेफादा करे, वो तहकीक करे। वो जो हमसे पहले लोग आ रहे हैं जो बहरहाल हमसे तो सीनियर है, लेकिन वो भी इतने एक ऐसे आसानी में चले गए हैं जहाँ वो मुशायरे कर लेते हैं, जहाँ वो बाज दफा ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिस जो मतलब कहा जाए कि अफसाना अफसाना पढ़ना। हमारे यहाँ अफसाना तो उस तरह लिखा ही नहीं जा रहा। अफसाना लिखने के लिए वो करेज चाहिए होती है, वो हिम्मत चाहिए होती है जो सोसाइटी के बहुत से को उधेड़े। क्या हमारे यहाँ लिखने की तो हिम्मत ही नहीं है। तो वो लोग जो जब हिम्मत नहीं है तो फिर उतनी उतनी इखलाकी जुर्रत कैसे आएगी कि वो समी आहूजा जैसे अफसाना निगार को एक्सप्लोर करेंगे। ये जरूरत इस बात की है। अदब कभी भी उस तरह से बहुत ज्यादा अवामी सतह पे नहीं रहा, अदब सिलेक्टिव रहा है। लेकिन अगर हम जैसे आज बैठे हैं, हम या अब्दुल वहीद बैठ हैं और भी लोग हैं जो तहकीक का काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें यकीनन हम एक तवक्को रखी जा सकती है कि आगे समी आहूजा के अफसाने की पढ़ते खुलेंगी। अदब कोई शोबिस नहीं है कि उसमें फौरी तौर पर हर चीज फौरी तौर पर समझ जाए। बहुत सी तख्लीकात ऐसी हैं जो बहुत बहुत अरसे बाद, अपने वक्त के बहुत अरसे बाद खुली हैं। तो बिल्कुल मुझे तवक्को है, उम्मीद है कि ये जो समी आहूजा के अफसाने हैं
वो अपने वो उसको उसको उसकी बहुत सी जहतें खुलेंगी और उस पर गुफ्तगू भी होगी और फिर बात चलेगी। और ये जो आज हम बैठे, ये पहली बार और आखिरी बार नहीं बैठे हैं। हम समी आहूजा के अफसानों पर को मुख्तलिफ तौर पे उसके मुख्तलिफ पहलू पर बात तक आगे भी अगले किसी मरहल में भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया एंजेला जी, आपने बहुत बहुत अहम नुकात जो हैं वो उठाए हैं अपनी गुफ्तगू में। और ये सब के सब न सिर्फ काबिले गौर हैं बल्कि काबिले अमल भी हैं, और हमें इन पर यकीनन अमल करना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा एक मरतबा फिर के हाजरीन में से अगर कोई और साहब बात करना चाहें। मसूद कमर साहब, यहाँ डॉक्टर महर जैदी भी हैं, जी जी, वो मैं अगर यही करना कहने लगा चाहें। था कि मैं मेहर जैदी साहिबा और मायरा मलिक साहिबा, सुकून शनाज हमारी आए हैं तशरीफ, तो इनके लिए बहुत बहुत इनका शुक्रिया। जी जी। तो फिर आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को, अ, एक शख्स है हसनैन जमील, उसने जी अपने एक कॉलम में लिखा था कि इरसा समी समी आहूजा की लाठी हैं। शायद उसकी यही वजह है कि वो पाक टी हाउस में अक्सर अपने बाबा के साथ आया करती थी, जी और आज की शाम यहाँ वो हमारे लिए मेहमान खसूसी हैं। तो मैं मोहतरमा इरसा समी से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने बाबा के बारे में वो सब फरमा दें जिसका हमें नहीं पता। बहुत शुक्रिया इरसा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी आ जी रही। आ रही। आ, मेरे वालिद साहब को ज्यादातर जो एक्चुअली मेरे वालिद साहब को ज्यादातर जो लोग जानते हैं वो एज अ राइटर या लेफ्टिस्ट के तौर पे जानते हैं। इस पेट्रियार्कल माशरे में रहते हुए हाउ ही बिहेव्ड विद अस, ये एक ज्यादा जानने वाली चीज है, क्योंकि आप लोग कारी हैं, आप लोगों ने उनको पढ़ा, आप लोगों ने मुख्तलिफ जाविये से उनको देखा। एक्चुअली एक पैट्रियार्कल सिस्टम में एक मर्द की पहचान, लोग बोलते बहुत कुछ हैं, कहते बहुत कुछ है, लेकिन जो उनका जो खानदान के अंदर जो बिहेवियर होता है वो क्वाइट डिफरेंट होता है। मेरे वालिद साहब से मेरी बहुत ज्यादा डिस्कशंस होती थी, पहले नहीं थी, पहले इतनी डिस्कशंस नहीं होती थी। मैंने जैसे ही अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने मास्टर्स शुरू किया, मेरी उनसे ना डिस्कशंस बहुत ज्यादा होती होती थी। और डिस्कशन सिर्फ डिस्कशंस नहीं होती थी, बहस होती थी, बल्कि आर्ग्यूमेंट होती थी मेरी उनके साथ। एक उनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे फैसला करने का हक दिया, जो भी फैसला किया। मतलब यूजुअली ये होता है कि अगर एक लड़की कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी, तो उनके घरों में एक अजाब आ जाता है। मेरे वालिद से मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई, और मतलब लॉजिकली मैंने उनसे डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, जो तुम खुद अपने जहन से सोचती हो वो करो। करियर के बारे में जो फैसला किया मैंने, मैंने कोई आज से 10-12 साल पहले, बल्कि 14 साल पहले एज अ कंसल्टेंट काम करने का सोचा। मुझे अबू ने सिर्फ इतना कहा कि जेड़े लोग कंसल्टेंट बनते हैं ना, उन्होंने पीछे बैकिंग, फाइनेंशियल बैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तेरे पीछे वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बजिद ये करियर इख्तियार किया। जिस जमाने में लोग बम, ये मैरियट का बम अटैक हुआ, टेररिस्ट, मैं उसका फील्ड में काम करती थी। और मेरे वालिद साहब मुझे, मतलब मैं उनसे, वो मुझे कहते थे कि तुमने जाना है, तुमने काम करना है, तुम बेखौफ खतर होके जाओ। सो मैं जब उन्हें एक चीज बताती थी कि मैंने ये करना है, आई हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान अलोन, अलोन मतलब फील्ड के अंदर, ग्रास रूट में। तो मेरे वालिद साहब, ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव टू मी। मेरी वालदा नहीं, शी वॉज नॉट दैट मच सपोर्टिव टू मी, बट मेरे वालिद साहब वो मेरे अंदर की वो चीज समझते थे। आर्ग्यूमेंट होती थी, बात करते थे, देन ही यूज्ड टू। और जो फैसला करने का हक था ना,
وہ انہوں نے پریکٹس کیا، مجھے دیا فیصلہ کرنے کا. اف یو وانٹ ٹو میری بائی یور چوائس، and if you like someone, that is your choice, and if you cannot marry, you do not want to marry, that is your choice. ایک بات جو اس وقت میں اس لائیو فورم پہ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو مائی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اور میں کافی ایکٹیو تھی اور میری کافی لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی، کنفرنٹیشن ہوتی تھی، تو my name was put on every porn site across the world. My name, my address, my phone numbers, my pictures جو ہماری آج عام تصویریں ہوتی ہیں. Nobody stood. I practically faced social boycott. Nobody stood with me but my father. اور ایک باپ کا اس حالت میں ایک خاتون کے ساتھ کھڑے رہنا بہت بڑی بات ہے، اینڈ آئی سلوٹ ہم فار دیٹ. لاسٹ بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ کرنٹلی آئی ایم فیسنگ couple of things that are very complex situations. تو اگر میری ایسی نہ ہوئی ہوتی اور میں نے اتنا زیادہ سوسائٹل پریشر اپنے باپ کی پشت پناہی کے اوپر برداشت نہ کیا ہوتا تو آئی ووڈ ہیو کلیپسڈ. انہوں نے مجھے جتنا فری ہینڈ دیا اور گراس روٹ میں ڈیل کرنے کا جتنا فری ہینڈ دیا، اس سے اب میں آئی ایم ایبل ٹو ڈیل ود certain things which I cannot even express without even feeling sad for anyone, or I take that pressure easily. So زیادہ بات تو آگے کبھی میں شیئر کروں گی ان چیزوں کو. ایک بات اینجلا آپ سے کرنا چاہوں گی، میرے پاس میرے والد صاحب کی کچھ میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی، ویڈیو ریکارڈنگ وہ پڑھ رہے ہیں، افسانہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ اپنے فورم پہ بالکل بڑی اچھی ہیں. جہنم جمع میں کا افسانہ ہے بائی می بلازا، دیٹ از ویری نائس. جو یہ بنگلہ دیش کی سیپریشن کے اوپر لکھا گیا تھا، ویری نائس ویری نائس. وہ میں آپ کے ساتھ ای میل پہ شیئر کروں گی، آپ کبھی بھی چلا لیجیے گا. ضرور، بالکل اچھا لگے گا. میں اتنے لوگ آئیں گے اور اتنے انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوں گی، اور اتنے لوگ دیکھیں. میں ایک بات کہتی ہوں، یہ جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، چند لوگ اپنا اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کمال ہے. مطلب دانیال صاحب نے بولا کہ میں آؤں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آئیں گے. میں آئی تھاٹ کہ وہ باہر ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہی ول شو اپ اور ناٹ. یہ خالد صاحب ہو گئے، یہ وحید صاحب ہو گئے. مجھے اتنی خوشی ہے سر کو دیکھ کے، قمر صاحب کو دیکھ کے. یہ اتنی خوشی والی بات ہے میرے لیے کہ اتنے پیارے پیارے لوگ، اتنے اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش سے میم آئی ہیں. میرے آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ دس مچ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب کی مارکیٹ ویلیو لوگوں نے کیا رکھی ہوئی ہے. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جی آپ لوگ میرے لیے، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، دے آر the most valued people. That's it. That is the most important thing. Thank you, Angela. Thank you, Arshita. بہت محبت رسا، بہت محبت. جی اب دیکھیے، ارسا جی کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنا بڑا ادیب تھا اتنا ہی بڑا مشفق اور بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا باپ اور انسان. اب باری ہے خطبہ صدارت کی، اور خوش قسمتی سے ہمارے درمیان موجود ہیں افسانے پہ گہری نظر رکھنے والے اور خود بھی بڑے اچھے افسانہ نگار جناب رشی خان صاحب. تو میں اب گزارش کروں گا رشی خان صاحب سے کہ مائک سنبھالیے اور ہمیں انلائٹن کیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا. اور میں تو یہ کہوں گا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں سمیع اہوجہ صاحب کے بارے میں کوئی اس طرح سے بات کر سکوں.
ایک सादा सा लिखने वाला हूँ, और मेरी अगर कोई बात मैं जो भी करूँगा वो एक कारी की हैसियत से होगी। तो समी साहब पर या उनके अफसानों पर कुछ बात करने से पहले, जो एक हमारे जो उनसे से जुड़ा हुआ भी है, उनके अफसानों से, उनकी शख्सियत से मामला वो हमारे यहाँ मुल्क का है। ये जो अभी रिसेंटली भी वाक़या हुआ है, उस पर किसी दोस्त ने ये भी कहा कि भाई अगर आपका इस्लाम यही है तो फिर आप इस्लाम के बारे में जो बातें करते हैं उस पर गौर कीजिए, और अगर आपका इस्लाम ये नहीं है तो आपकी अक्सरियत तो हर काम पर है, जगह पर है, हर ताकत आपके पास। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे इस वक्त फौज तो खैर हर मुल्क को चाहिए, हर मुल्क को जरूरत होती है उसकी, मगर फौज जो है वो उसकी जो बनावट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले तब्दील होती थी, अब बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। उनकी शक्लें बहुत बदल गई हुई हैं। वो जो वगैरह से गुजरता हुआ अब वो बड़ी दूर कहीं और चला गया हुआ है। अब फौजों की उस तरह की जो ताकत है वो काम नहीं करती। इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फौज को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि उन्हें किस तरह अपनी तस्हीह करें, और उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है नई सोच का होना। उनको जितना नुकसान फौज को अगर कोई पहुंच रहा है तो वो उनका वो जो एक उनका क्या कहना चाहिए, उन्होंने हमेशा मजहबी कुव्वतों से जो ताकत लेते रहे हैं उसका अब उनको बहुत लंबा नुकसान हो रहा है। उनको इस पर गौर करना चाहिए। कौमें तो गुलामी में भी जी लेती हैं, गुलामी में फौज नहीं होती। तो ये एक तो मेरी गुजारिश है उनसे। अब जब हम आते हैं, वैसे जब हम ये इब्राहिमी मज़ाहिब पर भी बात करते हैं तो आप देखिए ये तकरीबन तमाम बड़े जो पैगंबर हैं वो सब के सब या थे या अपने आप को कहते थे कि हम तो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं। तो वो अपनी उम्मतों को भी मुझे महसूस होता है कि वो भेड़ बकरियां ही समझते थे, या अभी भी ऐसा ही समझा जाता है। और भेड़ बकरियां तो उनको जिस साइड पर लगाया जाता है उधर लगे रहते हैं, और उससे हमारे मतलब पाकिस्तानियों को क्या, पूरे मुसलमान जितने भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन सबको बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ा नुकसान हो रहा है। ये इनको आज समझना चाहिए, और बहुत मार पड़ेगी, बहुत बुरी तरह से मार पड़ेगी। अब आ जाइए आहूजा साहब की तरफ। तो सादा सी बात है, उनको समझना यकीनन आसान नहीं है। जिस तरह गालिब की अशार की अक्सरियत जो है उसमें कहा जाता है कि गालिब जो है वो शायरों का शायर है। तो इसी तरह मैं आहूजा साहब के लिए समझता हूँ कि वो अफसाना निगारों के अफसाना निगार है, कि जब वो आप उनका एक छोटा अफसाना लें और जब रुक रुक कर गौर करके हर जुमले को समझते हुए पढ़ेंगे उसे, तो आपको लगेगा कि पूरे नावलेट को कम से कम समेटा गया है। एक जगह से कुछ शुरू होता है ऐसे जैसे गेस्चर्स हों, मूव कर रहे हैं। वो मुझे उसका गुलजार का एक मिसरा याद आता है कि लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। तो जब मैं आहूजा साहब का कोई भी अफसाना पढ़ता हूँ, कोई भी, तो मेरे पास तकरीबन उनके सब मौजूद हैं। 8 मजमुओं का एक मजमुआ जो शाया हुआ था वो भी मेरे पास है। मैंने काफी चीजें पढ़ी हैं, और ना ही कोई एक चीज एक दफा पढ़ने से पूरी समझ आती है। मैं तो इतराफ करूंगा कम से कम ये कि उसमें इतने हवाले होते हैं कि वो बार बार आदमी उन हवालों की तरफ जाता है, उनको समझने की कोशिश करता है, तो ही उसका सही लुत्फ आता है। तो जो एक कारी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जो अफसाना लिखने वाले हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो समी साहब के अफसानों को पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, और बहुत सारी चीजें उनको वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं जिनकी, तो मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि इस तरह
दोस्तों का सब मेरे से लिखने पढ़ने में ज्यादा जो है वो मेरे से सीनियर हैं, मतलब एज में हो सकता है, उम्र में मैं कुछ लोगों से सीनियर हूँ। तो दानियाल साहब से भी मेरी एक दो मुलाकातें नीस नागी साहब के हवाले से, इनसे कुछ किताबें भी मुझे मिल गई थी, तो यहाँ लाहौर में उनको शायद याद हो। तो मैं मतलब सदारत तो मुझे दे दी आपने, मेरा मेरा कोई ये मेरी हैसियत नहीं है, मैं अपना तनकीद निगार बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल सादा सी बात मैं जो एक कारी के से कर सकता हूँ वो यही है कि समी साहब को पढ़ने के लिए रुक कर वक्त निकाल कर आने का लुत्फ नहीं ले सकते, एक जुमले का लुत्फ ही नहीं ले सकूँ कि आपने मुझे ये मौका इनायत किया। जी राशिद। जी जी, जनाब सदर ने बहुत ही मुनासिब बात की कि समी आहूजा अदीबों के अदीब थे। ये बात भी बहुत दफा कही गई है और ये बात लोग मानते हैं। और जो सीरियस फिक्शन लिखने वाले लोग हैं वो समी को उन्होंने कभी नजरअंदाज नहीं किया और उन्होंने बहुत खूब तरीके से उसे पढ़ा है। तो आज ऐसा है कि जो आज का प्रोग्राम तो खुतबा सदारत के बाद तो ख़त्म हो जाता है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चिराग हमेश के तकरीबन हर इजलास की नज़ामत जो है वो एंजला जी किया करती हैं। न जाने आज उन्होंने इस मुझे क्यों मुंतखब किया इस इजलास की नज़ामत के लिए। हो सकता है इसमें कोई ये मेरी मसूद शरारत है। मसूद कमर की शरारत हो। तो इसलिए भी कि बहरहाल आप समी साहब के बहुत करीब थे, इसलिए नज़ामत भी हमें में लगा कि मैंने हाँ। निजामत में मैंने काफी गलतियां भी की होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अंजला जी तहरीरी तौर पर मुझे मना करेंगी कि आइंदा तुम नजामत नहीं करोगे। नहीं नहीं ओवर नहीं। टू यू अंजला जी, अब माइक आपके हवाले। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। मुझे मैं बहुत एहतराम आपका। मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो हक आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी साहब के बहुत करीब थे, इसलिए जो मोहब्बत और जो हक आप अदा कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। इसलिए ये आप ही को करना चाहिए थी। बहुत उम्दा, बहुत खूब। शुक्रगुजार हूँ मैं। जी बहुत ये शुक्रिया। जो अभी इरसा ने अभी ये बात कही कि उनके अफसाने जो है, जो अभी जहन्नम जमा में एक जो अफसाना है, हम उसको इंशाल्लाह वो इरसा से मैं ले लूंगी, तो हम अपने प्रोग्राम गुफ्तगू चंद हनवारों में रखेंगे, फिर यकीनन उस पे गुफ्तगू भी बहुत बहुत से तनाजुर में होगी। यहाँ मैं ये भी आज इस प्रोग्राम के उससे तवज्जो से कहना चाहती हूँ कि चिराग हमेश जो है वो उसके बहुत से जो गुफ्तगू के जो सेशन है, उस पर जो बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं, वो इस तरह से अपनी अपनी अपना एक वो असर रखते हैं कि बहुत से फोरम्स, बहुत से लोग जो हैं वो चिराग हमेश की बहुत के गुफ्तगू के जो प्रोग्राम है या उनकी जो तफहीमी नशिस्तें होती हैं उससे इंस्पायर होकर अपने अपने प्रोग्राम रख रहे हैं। हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। चलिए, ऐसे ही सही हमारा हवाला दे ना दे, लेकिन अगर लोग प्रोग्राम रख रहे हैं उससे इंस्पायर होकर, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से एक हमारी जिम्मेदारी ये है कि अदब को एक पूरे संजीदगी से लिया जाए। बहुत अच्छा, अभी मुझे दीदावर आहूजा ने भी ज्वाइन किया है। ये इरसा, ये कौन है इरसा? आप थोड़ा सा बताएंगे इनका? ये मेरी बड़ी सिस्टर है। और अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये एक्चुअली कोशिश कर रही थी ऑनलाइन होने के लिए, बट वो इंटरनेट का थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो अगर अगर स्पीकर, आई थिंक इनका ऑन है, माइक नहीं नहीं है। है इनका, माइक नहीं है। हाँ, वो चलिए खैर, एक्चुअली, कोई बात नहीं। हाँ, कहिए कहिए कहिए, ऐसा कुछ कह हाँ रही हैं वो आप? मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने उनकी जवानी, उनका ईरान में कैद, और उनका वापस आना, उनकी वो जो सारी एक डीकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, ये उन्होंने देखी। मैं अच्छा, जबरदस्त। बहुत लेट पैदा हुई थी, तो शी हैज सीन इट ऑल। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश, एक्चुअली वो उन्होंने ना अभी ज्वाइन किया, तो वो उनका मिल नहीं रहा है
मैं अभी कोई कोशिश बात करती नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बहरहाल मैं ये प्रोग्राम जो है उसको समअप करने के लिए कमर साहब से, जो हमारे रस्मी नशिस्त को कर रहे थे, उनसे दरखास्त करूंगी वो कुछ गुफ्तगू भी करा कर में। जी मसूद साहब, आप जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब ने ये हमने को बहुत अरसे से नहीं, लेकिन अचानक हमने ये ज़हन में था कि इन समी साहब का जिक्र किया जाए और इसके प्रोग्राम किए जाए। तो उनके तमाम अहबाब जो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने अपना अब्दुल वहीद साहब और खालिद महमूद साहब ने खुसूसी तौर पर उनके जो फन पे गुफ्तगू की, उनके उससे हमें रोशनास कराया, और उनका जो बाहर की लिटरेचर से जो उनका एक नाता जो उन्होंने जोड़ा वो बहुत था। दानियाल नागी साहब से तो उनके आने का तो मैं आपको अंदाजा नहीं कि उसकी कितनी खुशी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा नाम उनसे मुंसलिक है जिसने यहाँ पाकिस्तान में उस दौर में जब हर कोई अपने कंप्रोमाइज करने पे तुला हुआ था अपने सर्वाइव के लिए, अनीस नाकी साहब ने उस वक्त अपने आप को बरकरार रखा था और अपना जो उनका था वो लिखा था। और खुसूसी तौर पे मुझे पता है अनीस नाकी साहब नौजवान शोरा को जो नस्ल नज़म लिखते थे, उनकी वो बहुत ज्यादा जो थी वो फराख दिली से उनकी हेल्प करते थे। मैं उनसे पार्टी हाउस में ऐसे ही मुलाकात, मैं वैसे अंजिला साहबा से कहूंगा कि वो आपसे भी राब्ता करें, तो हम अगर आप यही हैं तो हम एक अनीस नागी साहब के बारे में भी प्रोग्राम करना चाहते बिल्कुल बिल्कुल हैं, तो वो बिल्कुल। ये मैं हम करेंगे। सर मैं जस्ट अर्ज करूंगा, आई एम इन आयरलैंड लेकिन आई एम कमिंग इन सितंबर टू लाहौर। मैं आयरलैंड में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, जी 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 आपने जो तो बात आप कही है वैसे ना, आप अगर आप हम कर लें तो आप तो हॉलैंड में रहकर भी हमारे साथ ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नो नो आई कैन कोई नहीं है। जॉइन। सर मैं आपकी एक बात को सेकंड करूंगा, जो आपने कहा ना कि अबू ने उन हालात में भी किया, ही हैड टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर यस ऑल यस जी 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 मुझे पता अपनी है, नजरियात मुझे और इनकी पता वजह है से। उनके उनके साथ रियासत की जो परिंदे थे उनके साथ क्या क्या करते थे। इवन जो लोग रियासती परिंदे कुछ पार्टी हाउस में भी बैठे होते थे, वो उनके साथ क्या करते थे, मैं इन सब आप ये से आगाह देखिए हूँ। कि 1965 बैच के ऑल पाकिस्तान सिविल सर्विस के एग्जाम में अबू वो सेकंड इन रिटर्न, जी जी और उनको इंटरव्यू में उन्होंने मिनिमल नंबर दिए थे। क्या ये लिखा था कि यंग पोइट विद लेफ्टिस्ट व्यूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो हमारा लेकिन वो तो अपनी बहरहाल मैं ये चाहूंगा कि नजरियात। उनके बारे में एक प्रोग्राम हो। तो जहां तक कि ये समीर साहब का है, वो तमाम लोगों ने जैसे कहा, मैंने कि उन्होंने कहा है राशिद साहब उनके बिल्कुल करीब रहे हैं, तो रशीद साहब ने उनका मुतालिया भी किया है, इनके हम बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने हमारे कहने पे ये सिफारिश फरमाई है और चंद बातें। ये जो कहती है ना कि समीर साहब जो है थे वो मुश्किल अदीब थे, वो इतना नहीं थे, ये रियासत का फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था ताकि लोग उसके करीब ना आ सके। एक बात फैला दी गई कि या उनसे क्या पढ़ना, उनकी तो समझ ही नहीं आती, वो तो बड़े मुश्किल है। लेकिन उसी दौर में रियासत ने जिनको फैलाना था उनके 30-30 एडिशन राजा गिद्ध के छुपवाए गए। ये एक बड़े प्लानिंग के तहत रियासत करती है, क्योंकि जो अपना समीर साहब के मौजूद थे वो सिर्फ असलूब का ही नहीं, उनका वो एक बकायदा रियासती बयानिए के उसकी मुस्तरद करते हुए वो लिख रहे थे, वो इंसानी हवाले से दिख रहे थे। तो ये रियासत जो है वो उसको कबूल नहीं चाहती थी कि वो पॉपुलर है। ऐसे ही जैसे सूफी शोरा के बारे में जो है कहा जाता है कि वो तो तारकल दुनिया है, वो तो इनका ये तो वो सिर्फ जाकर जंगलों में बैठने जाते। मैं समझता हूँ जितना सूफी आदमी, जितना सोसाइटी का जिम्मेदार आदमी होता है, उससे बढ़कर कोई होता ही नहीं। वो जिस भी अगर आप उनका पूरे कलाम को पढ़े तो यही बात थी कि समीर साहब की भी यही बात थी कि वो बात अपनी कहते थे। तो अब ये नहीं चाहते थे वहां, जैसे मैंने अभी इनसे दानियाल से बात की, वो पार्टी हाउस में भी जहां बहुत से लोग अपनी जदोजहद करने वाले बैठे होते थे, तो वहां रियासती करिंदे भी अदब का लबादा उड़कर बैठे होते थे, वो भी बैठे होते थे।
تو बहरहाल हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं किसी दिन हम ऐसा करेंगे कि सर साहबा को कहेंगे हम उनका कोई अफसाना जो है यहाँ तनकीद के लिए या गुफ्तगू के लिए हम जो है ना वो उसको रखेंगे, ताकि उनकी कोई एक तहरीर जो है वो हमारे सामने आए। तो बिल्कुल दूसरी बात जो बिल्कुल यहाँ कही गई कि वो एंजिला ने शुरू में कही कि वो जो हवाला है जो आजकल हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये हमारा फोरम जो है ये सिर्फ और सिर्फ गजल पे वाह वाह करने के लिए नहीं है। हमने हमारी जो तख्लीकें भी होती हैं वो समाज से ही तल्लुक रखती हैं। तो इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे बाकायदा, हम अदीबों को बुलाएंगे ताकि हमें इसके बारे में सोचें कि ये, क्योंकि आज अब मेरा ख्याल है अब ये सिर्फ फिरके और मजहब का ही मामला नहीं रह गया, अब इसमें बहुत सी बिजनेस शामिल हो गया है। इसमें कोई ऐसी बस्ती क्रिश्चियनों की या किसी ऐसे और दूसरे मज़ाहिब की जो लगता है कि वो बस्ती अब बहुत उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत कीमत पकड़ रही है और उसकी वो बहुत वैल्यू हो रही है, तो वहाँ चाहे किसी ने किया हो तौहीन या ना की हो, वहाँ कुछ ना कुछ करके तो ये हादसा करा दिया जाता है। और फिर उसमें हमने ये भी देखा है कि उसमें जो वहाँ के उस बस्ती के जो मकामी लोग हैं मुसलमान या वो हिस्सा नहीं लेते, बल्कि बाहर से जत्थे आते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये हम हर 2 साल बाद एक तो वो लोग वहां से निकल जाएं हमारे हिस्से में कुछ, और दूसरा ये कि हम इस सोसाइटी को ब्लैकमेल करके रखें, हम इस सोसाइटी को जो है ना हर 2-3 साल बाद आए। तो आप देखें वहां सिंध में ये जो क्रिश्चियनों के ये ज्यादातर जो है, मैं तो समझता हूँ, मैंने लिखा भी है कि क्रिश्चियन तो फिर भी खुशकिस्मत है कि लोग इनके बारे में कोई मजामती बयान, चाहे मुनाफिकाना मजामती बयान करते हैं, लेकिन अहमदियों के बारे में तो कोई मजामती बयान भी नहीं गाजी करता। अगर उनके किसी मस्जिद को या किसी जो उनकी इबादत गाह है उनको या उनके आदमियों को या उनकी कब्रिस्तानों को कब्रों को उखाड़ दिया जाए तो सरकार की तरफ से कोई मजम्मती प्रेस रिलीज नहीं आती। तो ये सूरत हाल है। तो हमें जी इसके बारे में बिल्कुल हमें करेंगे प्रोग्राम। तो बाकी तमाम अहबाब का मैं एक बार फिर तमाम जिन्होंने शिरकत की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। राशिद साहब का खुसूसी तौर पर कि उन्होंने निजामत बहुत अच्छी की है, कोशिश के बावजूद भी जो एंजिला है आपकी कोई गलती नहीं पकड़ सकेगी। मैं नहीं बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 मोहब्बत, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत हमारे शुक्रिया। साथ मैं साहिब सदर की इजाजत से और राशिद साहब की इजाजत से, क्योंकि वो देर से ज्वाइन कर सकी हैं और हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दीदावर आहूजा। हाँ उनका माइक वो कनेक्ट अगर नहीं हो रहा था। बातचीत करना मेरी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि प्लीज वो अपनी बात करें, कुछ शेयर करें अपनी यादें। दीदावर जी जरूर अगर सुनना चाहेंगे जी, जरूर। आप अपना माइक ऑन कीजिए दीदा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हम आपको सुनना जी चाहेंगे, हमारे हाँ साथ आप जी हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे आई एम थैंकफुल टू दानियाल नागनी, उन्होंने मुझे रिकॉल किया। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मुझे ज़हन से निकल गया, तो उनका मैसेज आया कि अब्बू के लिए मीटिंग हो रही है। तो इमीडिएटली मैंने वैसे उनको भी बता दी, लेकिन फिर मैंने ज्वाइन भी किया। तो एक्चुअली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस। आपकी जो ये मीटिंग है बहुत ही अच्छी, और इतनी अच्छी आपने ऑर्गेनाइज की हुई है, और माशाल्लाह से इतने ओपनली आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब जो एक इंसान जिसका के थोड़ा बहुत भी अदब से ताल्लुक है ना, वो इससे मुस्तफीद होगा। इस तरह की मीटिंग्स में वाकई किया गया कि एक आध अफसाना पढ़ा जाए और उसका और जहां तक अब्बू का ये है असलूब, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज अर्ली लिसनर्स ऑफ अब्बूज राइटिंग। क्योंकि जब हम छोटे थे तो अब्बू जब जमा मैं से भी पहले की बात है, अब्बू पिंडी में हम लोग अफसाने अब्बू लिखते थे, और अम्मी के नाकिद होते थे पहले, और हम गाने जो है ना अब्बू के वो बैठ के सुने हुए हैं। तो बहुत से लोग जब कहते
थे ना कि अब्बू के राइटिंग स्टाइल डिफिकल्ट है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये क्यों कह रहे हैं, कि हालांकि फिर बड़े होकर मुझे पता लगा अच्छा इट वाज लाइक इनकलकेट मेरे अंदर। अब्बू ने शुरू से इसको किया है कि वो जो मुश्किल बातें भी हैं वो भी इजी लगती हैं अब, कि वो लिटरेचर की और मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ जो है और मुख्तलिफ अदब जो है उनको किस तरह इनकॉर्पोरेट किया उर्दू में अब्बू ने, वो सारी चीजें जो है वो हमें बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको ये चीजें जो है वो समझ नहीं आती। तो ये चीजें जो है ना, ये क्योंकि मैं अब्बू की अर्ली एक आपका लिसनर होने की वजह से बचपन से फ्रॉम द एज ऑफ 3 मैं अब्बू के अफसाने सुनती थी कि अब्बू इस तरह कर रहे थे कि सारी रात बैठ के, आप बिलीव करें कि मैं कम बैक फ्रॉम द ऑफिस तो वो अगर अफसाना उनके दिमाग में है तो सारी रात बैठ के लिखते थे, एंड द नेक्स्ट डे ही यूज्ड टू गो बैक टू ऑफिस विदाउट टेकिंग अ नैप फॉर इवन आवर एन आवर। तो ये उनकी क्वालिटी थी कि वो एक चीज को जब जुनून था ना उनका कि पढ़ने का और लिखने का, वो जो है बहुत कम लोगों में है। तो ये मैं आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस एफर्ट कि जब आपने मीटिंग अरेंज किया, आई रियली रियली एंजॉयड इट। मैंने सारा सुना लेकिन मैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं भूल गई। सो नाइस सर, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू सो मच। दीदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ शामिल हुई, अच्छा लगा। आप बहुत बहुत मोहब्बत आपकी। बिल्कुल उनके हम समी आहूजा के अफसाने पर भी गुफ्तगू रखेंगे आगे चलकर। मैं तमाम दोस्तों की शुक्रगुजार हूँ, साहिब सदर रशीद खान की, खालिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया, बाकी दोस्तों कामरान मुगल, साइमा समीन, सुखन शनाज, आसिम जी हुसैन, सुमैरा अकबर भी हमारे साथ मौजूद थी, माहिरा मलिक भी मौजूद थी। ये तमाम दोस्तों की खुसूसी तौर पे मैं खुसूसी तौर पे इसलिए कह रही हूँ कि दानियाल नागी की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आज कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इरसा आहूजा, समी आहूजा की बेटी इरसा आहूजा, अनीस नागी के साहबजादे दानियाल नागी और अहमद हमेश की बेटी एंजिला हमेश, ये तीन दोस्तों ये तीन दोस्त जो समी आहूजा, अहमद हमेश और अनीस नागी, इन तीन दोस्तों की औलादे आज इकट्ठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दरख्वास्त करूंगी दानियाल साहब से भी कि वो हमारे फोरम पे आइंदा कभी जरूर हमें मुझे नंबर शेयर कर दीजिएगा इरसा इनका, तो हम अनीस नागी के काम पे भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। बहुत बड़ा काम है उनका, तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। मैं इजाजत चाहती हूँ और आइंदा भी हम इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत, अल्लाह हाफिज तमाम दोस्तों को।